नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथमोंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं अति उपयोगी ऐसी आज की संशोधित संपादकीय विश्लेषण की इस चर्चा में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 31 सितंबर को हम लोग दो मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, चाहे वो हमारी प्रिलिमिनरी परीक्षा हो, हमारी संधि से हो कि या चाहे मुख्य परीक्षा हो। दोनों ही आपके सामने दृश्यमान है। दोनों ही मीडिया रिपोर्ट अगर सोर्स की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस से है, और अगर दोनों के टाइटल की बात करें तो पहला है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नीड्स अ स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन, यानी कि यह एक प्रकार की रेगुलेटरी है भारत की और इसको एक अलग से एक समर्पित विधेयक की ज़रूरत है, एक समर्पित कानून की ज़रूरत है ताकि इसका कार्य जो है वो और अच्छी तरीके से हो सके। और दूसरे मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मेजर रिलीफ फॉर टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म पैकेजेस अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन कैबिनेट होती है जो ऐसे कोर डिसीजंस लेती है, उनके द्वारा हाल ही में यह एक कह सकते हैं कि एक स्टिमुलस या एक प्रकार का रिफॉर्म पैकेज घोषित किया गया जो अपने आप को इस पूरे सेक्टर को प्रोत्साहित करेगा, इसको बूस्ट करेगा। देखेंगे इसके क्या अच्छे जो है इफेक्ट्स है उसको देखेंगे, और साथ ही में पहले मुद्दे में समझेंगे कि एनएफआरए क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके पास सत्ताएं कौन सी है, उसका जो है मूलभूत कार्य जो है वो क्या है। तो शुरू करेंगे। दोनों ही अगर एग्जाम रिलेवेंस देखें दोनों का, ठीक है, तो दोनों का एग्जाम रिलेवेंस में जो सब्जेक्ट्स है हमारे सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षाओं के वो लगभग समान है, क्योंकि दोनों में जीएस पेपर 2 इंक्लूड होगा। जीएस पेपर 2 क्योंकि आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज की बात आएगी, तो जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस है उसको हम लोग यहाँ इन दो मुद्दों के साथ जोड़ सकते हैं। तो आमतौर पे यह जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के साथ जुड़े हुए दो मुद्दे हैं। हालांकि कुछ तफावत है इनमें, कुछ डिफरेंस है जो हम लोग आगे एक एक के जो है कवर में देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे अब मूल चर्चा हमारी, जिनमें हमें सबसे प्रथम देखना है एनएफआरए यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यह एक प्रकार की रेगुलेटरी है। सबसे प्रथम मैं आपको इसका परिचय दे दूं कि यह दरअसल जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो पब्लिक कंपनियां होती है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जिनकी पेडअप कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा हो या जिनके टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो एन्युअली, उनके अकाउंट्स को तपासती है, उनके अकाउंट्स को बहुत ही माइन्यूटली देखती है। उनके जो ऑडिट्स होते हैं क्या वो अच्छी तरीके से किए गए हैं, क्या उनमें अकाउंटिंग जो नॉर्म्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इन सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है, वो देखने काम जो है वो ये रेगुलेटरी करती है। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना दरअसल जो सत्यम घोटाला आया था, ठीक है, जो एक भारत के बड़े घोटालों में से एक माना जाता है, वो सत्यम घोटाले के पश्चात हुई थी, ताकि आगे चलकर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अकाउंटिंग फ्रॉड ना करें और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उन कंपनियों में जो पब्लिक निवेश करती है, वो आत्मविश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह रेगुलेटरी की स्थापना हुई थी। एसोसिएट सब्जेक्ट की बात करें तो जीएस पेपर 2 में जैसे हमने बात की, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तो है ही है, मगर उसके साथ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरीज एंड देयर मैंडेट। यस, भारत में कई सारी रेगुलेटरी है, अलग अलग सेक्टर यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग रेगुलेटरी है। तो यहाँ इनमें से एक महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को संबंधी, वित्तीय क्षेत्र को संबंधी, अकाउंटिंग को संबंधी यह रेगुलेटरी है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ माहितियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। रही बात इस स्टोरी की, तो यहाँ इस स्टोरी को हम लोग यह 3 बिंदु के तहत देखेंगे, ठीक है, जिनमें सबसे प्रथम है वाई न्यूज़, खबरों में क्यों है, फिर उसके बाद अबाउट मीडिया रिपोर्ट, जो मीडिया रिपोर्ट यहाँ हमारे सामने आई है इंडियन एक्सप्रेस से, वहाँ बहुत सारी माहितियाँ हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण माहितियाँ हैं, उनको देखेंगे। और तीसरे में अबाउट एनएफआरए यानी कि एनएफआरए के बारे में जो कुछ स्टैटिक जानकारियाँ हैं, जो कुछ स्टैटिक माहितियाँ हैं, उनको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा सबसे प्रथम समाचार में क्यों। देखिए 2 बिंदु है, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एनएफआरए चेयरपर्सन आर श्रीधरन कॉल्ड फॉर स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन फॉर बॉडी इन इंटरेस्ट ऑफ इट्स फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यस, ये जो माननीय जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये माननीय आर श्रीधरन है, जो कि एनएफआरए चेयरमैन है, और उनके द्वारा एक बयान आया है और कहा गया है कि आज जो एनएफआरए है जिस तरीके से कार्य कर रही है उसमें कुछ फेरफार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि एक समर्पित कानून की ज़रूरत है, जो कानून इस एनएफआरए को
और सत्ता दे, इसे और ऑटोनोमस बनाए इन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फंक्शनल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यानी कि तीनों तरीके से, चाहे वो कार्य की दृष्टि से हो, चाहे वो वित्तीय दृष्टि से हो, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, तीनों दृष्टि से इसे एक प्रकार का ऑटोनोमस संगठन बनाए, ऑटोनोमस संस्था बनाए, उसके लिए यहाँ एक कानून की जरूरत है। यानी कि संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार का स्टेच्यूटरी बैकअप जो है वो यहाँ NFRA के चेयरमैन चाहते हैं, उनके द्वारा ऐसा बयान आया। तो ये रहा यहाँ प्रथम मुद्दा। दूसरे मुद्दे में बात की गई है कि स्टेटमेंट वाज गिवन बाय NFRA chairperson speaking at a CII event discussing on role of regulators and the future of audit. Yes, ये बयान तब आया जब वे एक सभा को संबोधन कर रहे थे। ये सभा यहाँ CII की थी। CII की एक इवेंट थी जिनमें इनको अवसर मिला था बोलने को, और उनको विषय दिया गया था कि जो यहाँ कहा गया है रोल ऑफ रेगुलेटर्स एंड फ्यूचर ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट का भविष्य, उनके बारे में जब ये चर्चा कर रहे थे तो उस मध्य में, उस उनके उपाख्यान के मध्य में उन्होंने यहाँ ये बात को रखा हमारे सामने, वहीं से यह समाचार हमारे पास आए हैं। तो ये बात रही यहाँ वाइन न्यूज़ की। दूसरा बिंदु कहता है अबाउट मीडिया रिपोर्ट का। कई सारे बिंदु है, जैसे आपको दृश्यमान है, सारी की सारी माहितियाँ जो है वो यहाँ माइंड मैप के फॉर्म में है, ताकि चीज़ों को याद भी आसानी से रखा जा सके, समझा भी आसानी से जा सके। देखेंगे सबसे प्रथम NFRA करंटली ऑपरेट्स अंडर एम्बिट विच मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, शॉर्टली नोन एज MC है। आज अगर बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, यह प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, और NFRA की बात करें तो ये इतनी चर्चा में भी नहीं रहती। तो अवश्य यहाँ चाहे UPSC हो, चाहे राज्य की जो है सेवा आयोग हो, वो यहाँ से प्रश्न उठा सकती है। अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज सेक्शन 132 सब क्लोज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो उसके तहत ये रेगुलेटरी की स्थापना गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट कवरेज of all its function and powers that are required to constitute NFRA as a corporate financial reporting regulator. Yes, यहाँ कहा गया है कि ठीक है बात, 132 के तहत इसकी स्थापना हो गई, इसका गठन हो गया, मगर यहाँ दिक्कत ये है कि सेक्शन 132 जो है वो इस प्रकार की सत्ता प्रदान नहीं करता। ठीक है, कि कोई भी संस्था हो, कोई भी जो है एक प्रकार का बॉडी हो, वो रेगुलेटर के तरह कार्य करे, वो रेगुलेटर बन सके। तो अपने आप में यहाँ सेक्शन 132 की वजह से ही इसके पास आज सत्ता है, मगर रेगुलेटर बनने की जो कक्षा होनी चाहिए वो इसके पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये एक सबसे बड़ा इसका कॉन्स्ट्रेंट है। तीसरे बिंदु में कहा गया है करंटली NFRA वर्क्स एज सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यस, आज ये कोई अलग संगठन नहीं है, कोई अलग संस्था नहीं है, क्योंकि इसे कोई स्टैट्यूटरी बैकअप नहीं दिया गया है। मात्र और मात्र एक कानून के एक सेक्शन के तहत इसकी स्थापना की गई है। तो इसके पास सत्ता जो है वो बहुत ही सीमित है, मर्यादित है, और इसी की वजह से यह एक MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये एक ऑफिस के रूप में काम करता है। यह एक डिपार्टमेंट से भी छोटा एक ऑफिस के रूप से या एक कचहरी के रूप में यह कार्य करता है। तो यहाँ इसके कार्य को एक्सपांड करने की, इसके कार्य को और बढ़ाने की दलील जो है वो यहाँ हमारे सामने इनके अध्यक्ष ने रखी है। उसके बाद देखें तो NFRA currently enjoys those financial and administrative power which ministry choose to delegate. Yes, आज परिस्थिति ये है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लगे कि यह कार्य NFRA को देना है तो वो देगी। ठीक है, अगर उसको नहीं लगे कि NFRA को कुछ कार्य नहीं देना है या किसी किस्म का कार्य नहीं देना है तो वो नहीं देगी। NFRA के पास कोई अपना पावर नहीं है, और इसीलिए इसे ऑटोनोमस बनाने की बात यहाँ इनके अध्यक्ष के द्वारा की गई है। तो आज अगर देखें, इसका निष्कर्ष निकाले तो आज संपूर्णतः NFRA जो है वो संपूर्णतः आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ही कार्य करती है। उसका दायरा जो है वो बहुत ही सीमित है। फिर उसके बाद देखें तो एज ऑफ नाउ NFRA is only empowered to monitor and enforce adherence to accounting norms in listed companies, large private companies and other public interest entities. Yes, तो आज ये मात्र और मात्र
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी इकाई है, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, तो इन बड़ी कंपनियों के जो अकाउंटिंग्स होते हैं वही देखने का कार्य आज एनएफआरए को मिला हुआ है। और इसमें इनको यही देखना होता है कि अकाउंटिंग में जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट होती है किसी भी कंपनी की, उसमें कोई जो है माल फंक्शन नहीं किया गया, वही सुनिश्चित करने का कार्य इनका है। साथ ही में जो ऑडिट किया गया है इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट का, वो ऑडिट भी अच्छा है, ऑडिट भी क्वालिटी वाला है, वो भी सुनिश्चित करना, तो वही कार्य आज मात्र और मात्र एनएफआरए को मिला हुआ है। उसके पश्चात देखें तो इन इंटरेस्ट ऑफ एनएफआरए स्टैंडर्ड ऑन लेजिस्लेशन इज नीड ऑफ आर। यस, एनएफआरए के हित में, उनके इसके कार्य के हित में, इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ इसको स्टैट्यूटरी बैकअप मिलना अनिवार्य है। इसको एक अलग से अपना निजी समर्पित कानून मिलना अनिवार्य है, जो कुछ सत्ताओं को एनएफआरए में निहित करे, कुछ सत्ताएं एनएफआरए को सौंपे। तो यही बात है, एक स्टैंडर्ड ऑन लेजिस्लेशन जो है वो आज के समय की मांग है। टेक्निकल एडवाइजरी काउंसिल to NFRA has been tasked for developing a draft legislation. Yes, फिलहाल अगर बात करें तो NFRA की एक एडवाइजरी काउंसिल है, एक सलाहकार परिषद है, टेक्निकली सलाहकार परिषद है, जिसको इसका एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन यानी कि प्रस्तावित लेजिस्लेशन एक तैयार करने की मांग जो है वो यहाँ कर दी है। एक कार्य जो है वो एक प्रकार से इसको दिया गया है, ठीक है। अब यह एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इसके ऊपर कार्य करेगा, काम करेगा, और एक अच्छा सा ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो है उसका जो मॉडल है वो लेकर आएगा। आर श्रीधरन also advised government to exempt small companies with very low turnover and profit as they cannot afford independent quality audit. Yes, यहाँ श्रीधरन ने एक और सलाह सरकार को दी, बहुत ही अच्छी सलाह है। कहा गया है कि जो छोटे जो एमएसएमईज है, जो छोटे नियोक्ता है, नियुक्ता तो नहीं कर सकते मगर जो छोटे प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, जिनकी आय कम है, जिनका टर्नओवर कम है, उनके लिए जो अनिवार्य ऑडिट का प्रावधान है वो खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। और कहा गया है कि क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि वे इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वाधीनता से वे निजी रूप से ऐसे गुणात्मक ऑडिट्स जो है वो उनको वे एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वे एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये दलील के साथ उन्होंने छोटे एमएसएमईज को और छोटे जो बिजनेसमैन्स है उनके लिए यहाँ एग्जम्पशन की बात कर दी है, उनको कंपलसरी ऑडिट से निकल देना चाहिए, ऐसा यहाँ एक सलाह के रूप में कहा। अब सरकार के हाथ में है इन चीज़ों को मानना ना मानना, मगर यहाँ मेरा फर्ज है कि मैं आपके सामने रखूँ कि आर श्रीधरन के द्वारा और कई मांगे सरकार के सामने रखी गई है और कौन कौन सी सलाह है सरकार को उन्होंने दी है। Exempting small companies from mandatory audit will result in furthering EODB, ease of doing business. Ease of doing business. आपने सुना होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्शित होती है प्रतिवर्ष, और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अलग अलग राष्ट्रों की कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें अगर हमें हमारा रैंकिंग बढ़ाना है, तो अगर हमने मैंडेटरी ऑडिट्स छोटे जो है बिजनेसमैन के लिए एग्जम्प्ट कर दिया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अपने आप सुधरेगा, क्योंकि उनके लिए व्यवसाय करना, उनके लिए एक प्रकार से बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। एंड कॉस्ट ऑन सच एंटरप्राइज, यानी कि समय जो है उसकी भी बचत होगी और वित्तीय बचत भी होगी, पैसे भी बचेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ आर श्रीधरन के द्वारा सरकार को एक प्रकार से एक मांग रखी गई। पहली वो मांग थी कि एक निजी लेजिस्लेशन चाहिए, स्टैट्यूटरी बैकअप चाहिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को, और दूसरी सलाह दी गई, और ये सलाह ये थी कि छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटी इकाइयाँ हैं, उनको मैंडेटरी ऑडिट से एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़े और उनके ऊपर बोझ भी कम हो। तो ये दो बिंदु जो है वो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बात रही यहाँ मीडिया रिपोर्ट की। तीसरे बिंदु में हमें समझना है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में, कि यह अथॉरिटी क्या है, किस तरीके से कार्य करती है। तो मैंने आपको परिचय तो दे दिया कि इसका गठन 2018 में हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 में हुआ था।
इन वेक ऑफ सम अकाउंटिंग फ्रॉड्स, ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है सत्यम। जिसे सत्यम स्कैम्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी थी सेंसेक्स पर, मगर अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि दरअसल यह कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है। असल में नहीं कर रही थी, मगर अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से ऑन बुक्स जो प्रॉफिट था वो बहुत ही अच्छा था, तो सारे जो इन्वेस्टर्स थे उनको प्रभावित किया सत्यम कंप्यूटर्स ने, और आगे चलकर वो जो बबल था वो फूट गया। तो उसके वेक में, उसके पश्चात यहाँ ये कमिटी या आप कह लीजिए रेगुलेटरी या एक प्रकार की संस्था का गठन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर सेक्शन 132 सब क्लॉज 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये महत्वपूर्ण माहिती है, हमें मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद नीड फॉर सच टाइप ऑफ बॉडी इन वेक ऑफ अकाउंटिंग स्कैम्स, नीड फेल्ट टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। यस, जिसका जिक्र मैंने किया, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंड अलोन एंड एंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। यस, इसका यही काम है कि जो बड़ी बड़ी इकाइयाँ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके द्वारा बहुत ही अच्छे से पहले तो अकाउंटिंग बुक्स रखी जाए, और उसका ऑडिट जो है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही माइन्यूटली किया जाए। तो ये एनफोर्स करना इस संस्था का मूलभूत काम है। फिर उसके बाद देखिए इसका कॉम्पोजिशन, इसकी संरचना, तो इसमें एक चेयरपर्सन रहते हैं। वर्तमान की बात करें तो आर श्रीधरन है, जिसकी तस्वीर हमने देखी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और अन्य 15 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते, यानी कि 1+14। ठीक है, ये इसका जो है ढांचा रहेगा। एक अध्यक्ष रहेंगे, चेयरमैन, और बाकी के 14 मेंबर, कुल मिलाकर 15 मेंबर्स, 15 सभ्य से कमिटी जो है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी संरचना की बात है। फिर उसके बाद आगे देखें तो इसके कार्य के ऊपर अगर हम गौर करें तो 3 मुख्य कार्य है, जिनमें सबसे प्रथम मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, जो कंपनियां हैं जो अपने अकाउंट्स रखती है और जिनका ऑडिट होता है, क्या वो ऑडिट अकाउंटिंग नॉर्म्स के तहत चल रहा है, क्या वो ऑडिटिंग नॉर्म्स के तहत चल रहा है, ये बात सुनिश्चित करना इस संगठन या इस संस्था का एक कार्य है। दूसरा कार्य कहता है कि रिकमेंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय कंपनीज फॉर द अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, विश्व भर के जो अलग अलग अकाउंटिंग नॉर्म्स है, अकाउंटिंग मॉडल्स है, ऑडिटिंग मॉडल्स है, उनका स्टडी करके भारत के लिए कौन सा अच्छा मॉडल रहेगा, वो इंफॉर्मेशन या वो अनुशंसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस रेगुलेटरी के द्वारा मिलती है। ठीक है, फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अधीन होता है कि क्या वो इन अनुशंसाओं को माने या ना माने। मगर एक बार अगर देखें तो अनुशंसाएं जो है वो यहाँ NFRA के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है। और तीसरे चरण में परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज मे बी नेसेसरी और इंसिडेंटल टू अफोरसाइड फंक्शंस, अफोरसाइड मेंशन्ड फंक्शंस एंड ड्यूटीज। यस, तो जो ऊपर फंक्शंस की बात की गई, ठीक है, इन फंक्शंस के लिए दूसरा कोई भी फंक्शन करना पड़े तो वो यहाँ इस संस्था के द्वारा किया जाएगा, ऐसा यहाँ तीसरे बिंदु में हमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये इसके 3 कार्य है, 3 फंक्शन है, जिनमें सबसे प्रथम पहला तो मॉनिटर करना, जो ऑडिटिंग हो रहा है, अकाउंटिंग लिखा जा रहा है, अच्छी तरीके से लिखा जा रहा है, ऑडिटिंग अच्छी तरीके से हो रहा है, वो पहले सुनिश्चित करना, सुपरवाइज करके, मॉनिटर करके। और दूसरे में सरकार को सलाह देना, सरकार को अनुशंसा देना कि कौन सा मॉडल यूज़ किया जाए, कौन सा मॉडल उपयोग में लिया जाए। और ऐसा करने के लिए जो कोई अन्य कार्यों की ज़रूरत है, ये 2 मैंने जो आपके सामने रखे कार्य, वो कार्य करने के लिए अन्य किसी भी कार्य की ज़रूरत है तो वो सारे कार्य यहाँ NFRA के द्वारा किए जाएंगे। तो ये इसके 3 बिंदु थे कार्य के। उसके बाद देखें तो अगर सत्ता की बात करें तो इट कैन प्रोब लिस्टेड कंपनीज एंड दोज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 500 करोड़ और एनुअल टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 1000 करोड़। यस, इन कंपनियों के अकाउंट्स को प्रोब किया जा सकता है NFRA के द्वारा, जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से कम ना हो, यानी कि 500 करोड़ से अधिक हो, और या तो, और यानी कि हिंदी में और या तो
टर्नओवर नॉट लेस देन 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ से कम टर्नओवर ना हो, उनका जो प्रोब है वो यहाँ इस संस्था के द्वारा, इस रेगुलेटरी के द्वारा किया जाता है। इट कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनलिज्म कंडक्ट कमिटेड बाय मेंबर्स ऑफ ICAI। हमें मालूम है कि भारत में जो ऑडिट की सत्ता है, अकाउंट्स के ऑडिट की सत्ता, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिली हुई है। तो यहाँ अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा भी कोई माल फंक्शन किया गया, ठीक है, कोई जो है वायोलेशन किया गया अकाउंटिंग नॉर्म्स का, ऑडिटिंग नॉर्म्स का, तो उनको भी सजा मिलने पात्र है, वे उनको भी पूछ सकती है यह पूरी की पूरी संस्था। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दो इसकी सत्ता है। ठीक है, तो इस बिंदु में हमने कई सारी चीजें देखी और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में कुछ परीक्षा लक्षी जानने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक। अब दूसरे बिंदु पर आएंगे। दूसरे बिंदु में हमें 4 कार्यसूची के पॉइंट दिए हुए हैं, जिनमें सबसे प्रथम खबरों में क्यों है, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। जैसे आपको मालूम ही है कि मीडिया रिपोर्ट बहुत ही ताकतवर होते हैं, बहुत सारी छुपी माहिती इनमें जो है छपी होती है, लिखी होती है। तो अगर हम एवरीडे न्यूज़पेपर अगर हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े, माइन्यूटली पढ़े, डिटेलली पढ़े, तो मुझे लगता है कि हमारा 80% जो करंट अफेयर है वो न्यूज़पेपर से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा सोर्स है। फिर उसके बाद तीसरे बिंदु पर हमें 8 पॉइंट एजेंडा देखना है। जो 8 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा है फॉर टेलीकॉम एज वेल एज फॉर ऑटोमोबाइल, उसको यहाँ देखेंगे स्पेसिफिकली। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखेंगे, जो कि सितंबर 2020 में आया था, सितंबर 1, 2020 को आया था, जिनमें वोडाफोन एवं आइडिया को अपने जो ड्यूज है, जो भारतीय सरकार को देने हैं, वो देने के लिए वोडाफोन और आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया था। तो वो भी यहाँ हम लोग देखेंगे, उसकी पूरी समय रेखा। अगर बात करें इसके परीक्षा लक्षी संबंध की, तो यहाँ GS पेपर 2 तो कॉमन ही है दोनों में, जिससे हमने शुरुआत में बात की थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन तो यही है, मगर उसमें भी सेक्टरल बूस्ट, यानी कि एक प्रकार का यह स्टिमुलस पैकेज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है और पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को यह फोकस करता है, पर्टिकुलर सेक्टर को डेडिकेटेड है। तो यहाँ सेक्टरल बूस्ट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर हम लोग यह मुद्दे को देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक बाजू टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, मगर यह एक प्रकार की टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है। और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारी टेलीकंपनीज को एक प्रकार से जो है पेनल्टी दी, एक प्रकार से फाइन दिया और कुछ रकम सरकार के पास जमा करवाने का आदेश दिया। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग डिटेलली इस पूरे लेख में देखने वाले हैं। शुरू करेंगे मूल चर्चा इस पर्टिकुलर मुद्दे की, खबरों में क्यों है। देखिए, 2 मुद्दे देखने हैं। सबसे प्रथम कहता है कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेजर रिफॉर्म प्रपोजल एंटेलिंग 9 स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल मेजर्स फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। यह एक्चुअली 8 है, they are not 9, but government announced sectoral reforms agenda in 8 points. दूसरा बिंदु कहता है यूनियन कैबिनेट also cleared production link incentive scheme for automobile sector and auto components and for drone manufacturers to boost the domestic production। यानी कि कुल मिलाकर यह जो घोषणा है वो सबसे प्रथम तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, यानी कि टेली कंपनीज सेक्टर या कम्युनिकेशन सेक्टर कह लीजिए, और दूसरी जो घोषणा है या अनाउंसमेंट है वो हुई ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर सरकार की इस घोषणा में 2 क्षेत्रों का उल्लेख यहाँ मुख्य रूप से मिलता है। ये बात रही चर्चा में क्यों है या समाचार में क्यों है। अब मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखना है। फिर से 2 बिंदु देखने हैं, और जिनमें प्रथम बिंदु कहता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच अनाउंस्ड फॉर टेलीकॉम सेक्टर एम्स एट एलिवेटिंग सेक्टरल स्ट्रेस बाय एड्रेसिंग नियर टर्म लिक्विडिटी कंसर्न। यस, आज अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर, वो एक भारी स्ट्रेस से गुजर रहा है।
और ये स्ट्रेस जो है वो अपने आप में लिक्विडिटी क्रंच है। टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है, उनके पास आज नकद रुपए नहीं है, ठीक है। दे आर गोइंग थ्रू ए कैश क्रंच, दे आर गोइंग थ्रू ए स्ट्रेस, और ऊपर से सरकार के द्वारा उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। यह टैक्स वे लोग पे नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरड्यू हो रहा है, ओवरड्यू की सरकार पेनल्टी लगा रही है। ये दोनों पे नहीं हो रहा है तो सरकार फिर से पेनल्टी लगा रही है, फिर से पेनल्टी लगा रही है, कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब कहा गया है कि यहाँ जो आज सूचना या जो घोषणा हुई है, यह घोषणा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की जो यह हालत है उसे सुधारेगा। जो लिक्विडिटी कंसर्न्स उनको है आज, वो लिक्विडिटी बूस्ट करेगा, ऐसा यहाँ प्राथमिक रूप से अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बात रही प्रथम बिंदु की। दूसरा बिंदु कहता है कि स्टेप्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर लाइकली टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू डेट लेडन टेलीकॉम कंपनीज विच सच एज वोडाफोन आइडिया, ठीक है। आज जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है वो स्ट्रेस से गुजर रही है, दे आर डेट लेडन, यानी कि ऋण में दबी हुई है सारी कंपनियां, और उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए का ऋण चढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंपनियों को सरकार का यह कदम अपने आप में हितकारी साबित होने वाला है, अपने आप में सकारात्मक साबित होने वाला है। एक उदाहरण दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया, ठीक है। आफ्टर मर्जर इट इज नोन एज VI। अन्यथा वोडाफोन भी एक स्वतंत्र थी, आइडिया भी एक स्वतंत्र थी, मगर दोनों की हालत जो है वो धीरे धीरे खराब होती गई, दोनों के ऊपर ऋण चढ़ने लगे, कर जो है वो कर का भुगतान नहीं हो रहा था इनके द्वारा, और कर का भुगतान न होने के कारण उसके ऊपर पेनल्टी लगी, इंटरेस्ट लगे, और सब मिलाकर आज अरबों खरबों रुपए के ऋण में यह कंपनी जो है वो आज दब गई है, ठीक है। और सामने जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग पावरफुल प्लेयर्स जो है वो भी इसमें घुस रहे हैं या इसमें आ रहे हैं, जैसे जियो, ठीक है। तो इन सारे कारणों की वजह से आज यहाँ ऐसी कंपनी जो आज ऋण के नीचे दबी हुई है, उनको कुछ सांस लेने की जगह सरकार की इस घोषणा के द्वारा मिलेगी, ऐसा यहाँ प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है। डिसीजन टू प्रोवाइड 4-year मोराटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज अराइजिंग ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट से September 1, 2020 वर्डिक्ट। यस, ये वर्डिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सरकार ने अपना पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, सरकार के विपक्ष में। मगर यहाँ सुप्रीम ने सरकार का साथ दिया और कहा वोडाफोन को कि भाई आपको जो पैसे देने हैं वो तो देने ही है, भले आप थोड़े थोड़े करके दो, आप इंस्टॉलमेंट में किस्तों में दो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 10 वर्ष का समय दिया था, 10 years, 2031 तक सारा जो ऋण है उसका भुगतान हो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बताया था। मगर अब सरकार उसके ऊपर 4 ईयर का मोराटोरियम दे रही है, यानी कि जो 2031 तक देना था वो अब 2035 तक देना है, क्योंकि जो आने वाले 4 वर्ष है 2021, 22, 23 और 24, ठीक है। तो ये 4 वर्ष तो माफ कर दी है सरकार ने कि भाई अगले 4 वर्ष तक आप कुछ ना दो, भले एक भी पैसा ना दो, मगर उसके बाद धीरे धीरे आप, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बताया, ऐसे किस्तों में दे दो। तो बट ऑब्वियस है कि आप अभी 4 वर्ष यहाँ ऐड होंगे तो यहाँ पीछे जो सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन है वो बाय डिफॉल्ट पीछे जाएगी, क्योंकि यहाँ सरकार ने मोराटोरियम ऐड किया है 4 वर्षों का। तो ये बात रही प्रथम बिंदु की। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि मोराटोरियम ऑफ 4 years ऑन पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम परचेज्ड इन पास्ट ऑक्शन बेरिंग ऑक्शन ऑफ 2021 हैज आल्सो बीन ऑफर्ड। ये सरकार के द्वारा ये भी एक बड़ा कदम उठाया गया। 2021 में 5G स्पेक्ट्रम्स के ऑक्शंस होने वाला थे, ठीक है, मगर उसको यहाँ अब पोस्टपोन्ड किया गया है, स्थगित किया गया है, और कहा गया है कि जो पिछले ऑक्शंस में जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स के द्वारा जो स्पेक्ट्रम्स लिए गए हैं और जिनका भुगतान बाकी है, उसमें भी आपको मोराटोरियम का समय मिलेगा, और वो भी 4 वर्ष ही रहेगा, ठीक है। तो सरकार एक प्रकार से यहाँ टैक्स और AGR पेमेंट में तो राहत कर ही रही है, मगर साथ में जो ऑक्शन पेमेंट है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन पेमेंट, उसमें भी राहत कर रही है। यानी कि सरकार
चाहती है कि जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो फिर से सबल बने, फिर से इसमें जान आए। जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां, जो टेलीकॉस जायंट है, जो आज ऋण के इस पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे दबे हुए हैं, वो उसमें से निकले। सरकार भी ऐसा यहाँ चाहती है। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि टेलीकॉम सेक्टर विल ऑल्सो बी एबल टू रिसीव 100% एफडीआई, 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट अप फ्रॉम 49% राइट नाउ। यस, आज बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन में 49% है, मगर अब सरकार के इस कदम के साथ यहाँ इसको भी 100% कर दिया। और एफडीआई को लेकर परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो आमतौर पर पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितना एफडीआई फिलहाल चल रहा है, कितना चल रहा था, इत्यादि करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 3 बिंदु है जो कि यहाँ टेलीकॉम सेक्टर्स को बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए उनके लिए सकारात्मक साबित होने वाले हैं। ये बात रही मीडिया रिपोर्ट की। अब तीसरे बिंदु में देखना है कि यह 8 बिंदु का प्रोग्राम किया था। टेलीकम्युनिकेशन के लिए 6 बिंदु है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए यहाँ 2 बिंदु है। कुल 8 को हम लोग यहाँ थोड़ा नजदीक से देखेंगे। सबसे प्रथम जिनमें कहा गया है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजीआर। देखिए, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज, हमें मालूम है कि यह जो कंपनी है यहाँ बात कर रहे हैं वो टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक सहज प्रश्न उत्पन्न होगा कि भाई टेलीकॉम जो कंपनीज है उनकी आय में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज कैसे हो सकती है, 100% हो सकती है। देखिए कैसे, टेलीकॉम रेवेन्यूज 2 प्रकार की रेवेन्यू होती है। एक टेलीकॉम रेवेन्यू, टेलीकॉम कंपनी में 2 प्रकार की रेवेन्यू होती है, एक टेलीकॉम रेवेन्यू, एक होती है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू। टेलीकॉम रेवेन्यू तो आप समझ गए कि भाई इंटरनेट का, फोन कॉलिंग का, टेक्स्ट मैसेजेस का जो पैसा आता है वो यहाँ है। मगर नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में मुख्य रूप से 2 चीजें इंक्लूड होती है, जिनमें सबसे प्रथम है डिपॉजिट इंटरेस्ट। डिपॉजिट इंटरेस्ट समझ लीजिए, वोडाफोन ने 1000 कनेक्शन दिए हैं पोस्टपेड के और प्रति कनेक्शन के लिए 500 रुपए डिपॉजिट रखी है प्रति कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो मात्र 1000 कनेक्शन की डिपॉजिट की अगर बात करें तो वो 5 लाख होंगी। और अब वोडाफोन, समझ लीजिए कहीं वोडाफोन ने इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट आया, फिक्स डिपॉजिट में रखा तो वहां से इंटरेस्ट आया, तो वो सारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में इंक्लूड होगा। ठीक है, दिस इज द नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू फॉर एनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। प्लस यहाँ एक और चीज है, सेलिंग ऑफ एसेट्स। अगर किसी कंपनी ने अपनी मिल्कत बेची, उससे जो आय उसको मिलेगी, जो प्रॉफिट मिलेगा, वो भी यहाँ नॉन टेलीकम्युनिकेशन या नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, और इसके ऊपर सरकार को कुछ हिस्सा इन कंपनियों को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो हम लोग आगे देखेंगे। मगर यहाँ फिलहाल आपको यह समझना है कि नॉन टेलीकम्युनिकेशन रेवेन्यू जो है वो इस प्रकार की होती है, मेनली 2, डिपॉजिट इंटरेस्ट और दूसरा सेलिंग ऑफ एनी एसेट्स। दूसरे बिंदु पर कहा गया है 4 ईयर ब्रेक फ्रॉम पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। यस, 4 ईयर ब्रेक फ्रॉम पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी कि स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी कि कानून के अनुसार जो पैसे देने हैं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, उनमें 4 ईयर्स का मोराटोरियम। तो हमने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सरकार ने अपना पक्ष रखा कानून को आगे करके, तो वो जो कानून में जिस प्रकार से दिया हुआ है उस तरीके से जो कैलकुलेशन होकर जो अमाउंट सामने आई है, वो अमाउंट पे करने में 4 ईयर्स का ब्रेक लगा है। हालांकि वो अमाउंट एक साथ पे नहीं करनी, बहुत ही बड़ी अमाउंट है, मगर उसे किस्तों में पे करनी है, 10 किस्तों में पे करनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। मगर उसमें अब 4 वर्ष की रोक आ जाएगी या मोराटोरियम उसे कह सकते हैं। फिर तीसरे बिंदु पर 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटेड रूट, जो हमने देखा विच वॉज 49% ही था, मगर उसको बढ़ाकर 100% कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद नोड टू शेयरिंग ऑफ स्कैर्स एयरवेज। 5th वन, स्क्रैपिंग ऑफ स्क्रैप्टम यूसेज चार्ज फॉर एयरवेज एक्वायर्ड इन फ्यूचर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं जो अपने आप में जो एयरवेज को खरीदने बेचने के ऊपर लागू होती है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को भी ये लागू होती है। शिफ्टिंग बिटवीन प्रीपेड पोस्टपेड टू नॉट रिक्वायर फ्रेश केवाईसी।
ठीक है, तो ये कुछ 6 बिंदु है जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए है, और हो सकता है कि ये इनकी पूरी जो दशा है आज वो दशा ही बदल दे। ऑन द अदर हैंड ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो 2 बिंदु है। सबसे प्रथम है ₹26,058 करोड़ PLI स्कीम फॉर द सेक्टर। ठीक है, आज दिन तक PLI स्कीम थी, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मगर कुछ क्षेत्रों के लिए नहीं थी। जैसे टेक्सटाइल ले लीजिए, जैसे ऑटोमोबाइल ले लीजिए, मगर अब ऑटोमोबाइल के लिए भी है, अब टेक्सटाइल के लिए भी है, सरकार ने खोल दी गई है, जिसमें एक्सपोर्टर्स को, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक प्रकार से इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए उत्साहित हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए उत्साहित हो। तो कुछ इस तरीके से। फर्दर रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर PLI स्कीम का लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी जाएगी, आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। 8वां पॉइंट कहता है कि स्कीम टू इंसेंटिवाइज हाई वैल्यू एडवांस्ड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी व्हीकल्स एंड प्रोडक्ट्स। यस, हाई वैल्यू एडवांस्ड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, यानी कि एक प्रकार से ग्लोबल ऑटोमोबाइल मार्केट में भी अब भारतीय कंपनी जो है वो कॉम्पीट कर पाएगी, ये उसके लिए एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोनों सेक्टर्स के लिए, दोनों क्षेत्र के लिए सकारात्मक घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है। ये बात रही यहाँ 8 बिंदु प्रोग्राम की या योजना की। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखेंगे और 4 बिंदु है, समझेंगे कि ये मुद्दा क्या था और कंपनियों का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है और सुप्रीम कोर्ट का क्या है। सबसे प्रथम, सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर ग्रांटेड टेलीकॉम कंपनीज अ पीरियड ऑफ 10 years टू क्लियर देयर पेंडिंग AGR ड्यूज टू सेंट्रल गवर्नमेंट विथ 10% पेमेंट एवरी ईयर। देखिए, ये जो वर्डिक्ट है लास्ट ईयर यानी कि 1 सितंबर 2020 को ये वर्डिक्ट आया, 2020 को, जिनमें AGR पे करने की बात की गई है। AGR मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज। ठीक है, ये पेमेंट करने की बात या पेमेंट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज को दिया। अब क्या है ये AGR, वो हम लोग बाद में समझेंगे, मगर अब अभी हमें मात्र यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज को AGR सरकार को पे करने के लिए बताया। AGR की रकम बहुत ही बड़ी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष का समय दिया कि आप प्रति वर्ष किस्तों में पैसे सरकार के पास जमा करवा सकते हैं। यह रहा प्रथम मुद्दा। दूसरे मुद्दे में कहा गया कि डेडलाइन गिवन टू द कंपनी फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज March 31, 2021। दिस वाज द डेडलाइन फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या था, वो था 31 मार्च 2031। 31/03 यानी कि 31 मार्च 2031 तक यह सारे जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स है वो सारे यहाँ करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनीज को दिया। Apex Court in its judgment delivered on October 24, 2019 had upheld the interpretation given to the definition of AGR by DOT and imposed a cumulative burden of over 1.69 lakh crore on 16 टेलीकंपनीज। देखिए ये कितना ही बड़ी रकम है, और क्यूमुलेटिवली 16 ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनियों के ऊपर ये दंड जो है वो दिया गया, पेनल्टी दी गई। और कहा गया है कि यहाँ 2019 के एक हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो AGR की जो परिभाषा दी गई थी, उस परिभाषा को मान्य रखा, स्वीकारा, और उसी के तहत यहाँ इतने पैसों का जो है, इतने पैसे जमा करवाने का आदेश जो है वो इन 16 कंपनी को दिया, ₹1.69 लाख करोड़। उसके बाद आफ्टर द वर्डिक्ट मैटर केम बैक टू द कोर्ट आफ्टर द टेलीकॉस डिड नॉट सबमिट द अमाउंट डिस्प्यूटिंग द कैलकुलेशन डन बाय DOT। यस, यहाँ ये तो बट ऑब्वियस बात है, लोकशाही है, तो पक्ष के सामने प्रतिपक्ष तो रखेंगे ही, जिसके तहत वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनी ने अपने वकीलों के जो है दिशा से या वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक याचिका दाखिल करवाई और कहा कि भाई जो यहाँ DOT के द्वारा जो परिभाषा पहले तो AGR की दी गई है वो गलत है, उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। फिर बाद में जो एरिथमेटिक कंप्यूटेशन हुआ, जो कैलकुलेशन हुआ, वो भी एरर से युक्त है, वो भी क्षति युक्त है। ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने विपक्ष ने रखा, या आप कह सकते, विपक्ष तो नहीं यहाँ कह सकते, मगर रेस्पोंडेंट ने रखा, वो कहना उचित है।
ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा रहा सुप्रीम कोर्ट की इस वर्डिक्ट का। आज की बात करें वर्तमान, तो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करने ही वाली थी, मगर फिर भी किसी भी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा अपने पास आरक्षित रखा है, तो फिलहाल कोर्ट में है यहाँ से। ठीक है, सरकार ने आदेश दे दिए पैसे जमा करवाने के, फिर बाद की ये लड़ाई है, मगर वो लड़ाई फिर भी खत्म नहीं हुई, आगे चलकर कुछ इसमें मोड़ आने वाला है, तो उसको तब वहाँ देखेंगे। आज तक डेवलपमेंट की बात करें तो इतना ही है। अब अगर एजीआर के बारे में देखें कि यह एजीआर है क्या, तो जैसे मैंने आपको बताया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू किसे कहते हैं? एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, टेलीकॉम ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर टू द सेंटर। यस, स्पेक्ट्रम चार्जेस जो होते हैं, जो यहाँ एयरवेव्स का यूज होता है इन कंपनीज के द्वारा, सरकार उनका भाड़ा वसूलती है, या एक प्रकार से लाइसेंस फी उनके पास वसूलती है, मगर इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर। यानी कि सपोज समझ लीजिए वोडाफोन इंडिया ने एयरवेव्स का इस्तेमाल किया, अब उस इस्तेमाल से उन्होंने 100 रुपये उनकी आय हुई, उनको 100 रुपये मिले, मुनाफा हुआ। अब इस 100 में से ये 100 रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में से सरकार को अब शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि हमने यानी कि इस कंपनियों ने एयरवेव्स जो कि सरकारी मिल्कत है, जो कि एक सार्वजनिक मिल्कत है, उसका इस्तेमाल किया, तो उसके तहत सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ 100 में से 20 रुपये समझ लीजिए, यह सारी सपोज की बात है, समझने के लिए है, 20 रुपये रेवेन्यू शेयर में से सरकार को देना है, तो दिस विल बी एजीआर, ए रेवेन्यू शेयर which is to be given to government by telecom companies for using airwaves in the form of license fee are termed as adjusted gross revenue। इसे ही adjusted gross revenue कहता है। ये एक बहुत ही सिंपल परिभाषा मैंने आपको बताई है, ताकि चीजें जो है वो स्पष्ट हो सके। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि द रेवेन्यू अमाउंट यूज्ड टू कैलकुलेट दिस रेवेन्यू शेयर इज टर्म्ड एज एजीआर। जो संख्या का आप इस्तेमाल करते हो, समझ लीजिए आप एक्स संख्या का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यही संख्या आपकी बन जाएगी एजीआर। ठीक है, कि जो रेवेन्यू शेयर आपको सरकार को देने हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी हो या स्पेक्ट्रम चार्ज हो, ठीक है, वही आंकड़ा, वही संख्या जो है वो अपने आप में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो यहाँ कहलाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, मगर समझने वाली बात है। फिर उसके बाद देखें तो कंपनीज however have been of view that AGR should compromise the revenue generated from telecom services only। yes, यहाँ इनका पक्ष ये है, वोडाफोन जैसी कंपनियों का पक्ष ये है कि जो AGR है वो मात्र और मात्र टेलीकॉम रेवेन्यू के ऊपर ही लगना चाहिए। टेलीकॉम रेवेन्यू, सरकार AGR में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू क्यों गिन रही है? नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, और अगर आपको मालूम हो तो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू में हमने दो मुख्य देखे थे, एक था डिपॉजिट इंटरेस्ट और दूसरा था सेलिंग ऑफ एसेट। तो इनका यही पक्ष है कि जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है उसको यहाँ इसमें समावेश नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं गिनना चाहिए। तो यही एक फंडामेंटल डिस्प्यूट का कारण है। उसके बाद देखें तो अकॉर्डिंग टू डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, calculation should incorporate all revenues earned by telecommunication companies including non-telecom revenues as well। ठीक है, डीओटी के द्वारा जो परिभाषा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की, वो कहती है कि सारी आय, टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा सारी आय जो की गई है वो सारी यहाँ गिनी जाएगी, और उसके ऊपर ही एजीआर लगेगा और वो शेयर सरकार को देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ डिस्प्यूट है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एजीआर की परिभाषा कुछ अलग होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू सरकार यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, जो परिभाषा है यहाँ एजीआर की वो थोड़ी टाइट होनी चाहिए, वो थोड़ी एक प्रकार से सप्रेसिव होनी चाहिए। तो यही चीज़ें थी जो कि आज हमें इस दो बिंदु में संबंधित थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने दो बिंदुओं के ऊपर बात की, दोनों ही परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण है, चाहे प्रिलिमिनरी हो, चाहे मेंस हो, और चाहे आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले ही ऐसे संपादकीय लेख महत्वपूर्ण या ऐसे मीडिया रिपोर्ट के साथ। प्लस ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर आइए, हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप
शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स जो है वो हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को देखें और अपने परीक्षा में परफॉर्मेंस जो है अपना सुधारें, अच्छा बनाए, बेहतर बनाए। साथ ही यह सारी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको रीड करना है तो आप growthmounteducation.com विजिट कीजिए, हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए। वहाँ आपको ब्लॉग फॉर्म में सारी माहितियाँ जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अन्य माहितियाँ भी वहाँ उपलब्ध होगी जो आपको परीक्षा में उपयोगी होगी। तो यही चीज़ें हैं, हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमाउंट यूपीएससी। जय हिंद।